नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हमने जो ग्रामीण प्रवेश का क्विज स्टार्ट किया है उसका जो भाग 7 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 7वें नंबर का क्विज है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्रामीण प्रवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि जो मनरेगा स्कीम है इसमें जो निधिकरण का अनुपात है केंद्र और राज्यों का कितना आपसे पूछा गया, यानी कि केंद्र सरकार कितना इसमें इन्वेस्ट करती है और राज्य सरकार कितना इन्वेस्ट करती है, आपसे पूछा गया मनरेगा स्कीम के बारे में। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो अगर हम मनरेगा के अंतर्गत निधिकरण की बात करें तो केंद्र का 75% अनुपात है और 25% आपका राज्य सरकारों का, यानी कि 75 और 25 के अनुपात में जो है इन्वेस्टमेंट होता है। आपका केंद्र सरकार 75 करती है और राज्य सरकारें आपका 25 करती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। मनरेगा स्कीम इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में यह पूछी जा सकती है। इसके साथ ही आपकी जो मनरेगा स्कीम है जब स्टार्टिंग में यह शुरू की गई थी तो इसका नाम था नरेगा। मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको बताया है। जब स्टार्टिंग में स्कीम शुरू की गई थी इसका नाम था नरेगा। 2006 में इसकी शुरुआत हुई थी, इंपॉर्टेंट है। और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। जैसे भी हम याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2009 को इस स्कीम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। इसके अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार एक साल में मुहैया कराया था, ये भी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इसमें जो निधिकरण का अनुपात है केंद्र और राज्य का वो है 75 संबंधे 25। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की जो प्रतिशतता का आकलन है किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए, आपसे पूछा गया। 100% आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए आप। तो यह जो कार्यक्रम था मिड डे मील यानी कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तो जो था इसके अंतर्गत आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसके अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की जो प्रतिशतता का आकलन है वह छमाही यानी कि अर्धवार्षिक आधार पर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्धवार्षिक आधार पर होता है बच्चों के न्यून भार की प्रतिशतता का आकलन। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं आपका जो यह मिड डे मील कार्यक्रम यानी कि आपका मध्याह्न भोजन जो कार्यक्रम है यह करंट अफेयर्स में भी इसमें यह चल रहा है, यानी कि न्यूज़ में भी चल रहा है, क्योंकि हाल ही में मिड डे मील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो हाल ही में मिड डे मील का नाम बदलकर कर दिया गया पीएम पोषण मिशन। तो इसे भी आप याद रखिए, इसका नाम अब बदल के कर दिया गया है पीएम पोषण मिशन। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि आपसे एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वही अगर हम इसके शुरुआत की बात करें तो आपका जो मिड डे मील कार्यक्रम था इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इस योजना की जो शुरुआत है 1995 में की गई थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देख लीजिए। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि स्वच्छ भारत जो अभियान था इसकी शुरुआत कब की गई थी। 100% आपसे एग्जाम में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो आपका स्वच्छ भारत अभियान था इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को, कहाँ, तो 2 अक्टूबर 2014 को इस स्कीम को शुरू किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई दिल्ली से, कहाँ से, तो नई दिल्ली से जो है इस स्कीम को शुरू किया गया जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे डी है 100% सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर को क्या होती है, तो महात्मा गांधी जयंती होती है। तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप हमारा है जो ट्राइसेम कार्यक्रम है इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाला यह प्रश्न है। तो ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो यह जो कार्यक्रम आपका है ट्राइसेम, इसका संबंध आपका है स्वरोजगार हेतु ग्राम, मतलब यह जो ट्राइसेम कार्यक्रम शुरू किया गया था यह किसके लिए शुरू किया गया था, तो स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो कार्यक्रम है आपका ट्राइसेम यह संबंधित है स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। तब इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह जो आपका कार्यक्रम था यह कब शुरू किया गया था, 15 अगस्त 1979 को। कब, तो आपका जो अगस्त महीना था 1979 का, इसी वर्ष में जो है आपका यह कार्यक्रम शुरू किया गया था ट्राइसेम। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही है।
तथा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आगे चलकर इस योजना को किस स्कीम के तहत मर्ज कर दिया गया था, किस स्कीम में मर्ज कर दिया गया था। आपको उस स्कीम का नाम बताना है कि आगे जाकर यह जो ट्राइसम कार्यक्रम था किस में मर्ज हो गया था, किस में विलय हो गया था। इसका आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि इसमें से 4 जो आपके सामने योजनाएं दी गई हैं, इनमें से किस योजना का प्रारंभ 21 फरवरी 2016 को हुआ था। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न से हम 4 योजनाओं को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जवाब दीजिए इसका। तो 21 फरवरी 2016 को निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इस स्कीम का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो रुर्बन मिशन था, इसकी शुरुआत जो है 21 फरवरी 2016 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद वहीं अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें नमामि गंगे, तो नमामि गंगे की शुरुआत कब की गई थी। तो 7 जुलाई 2016 को। इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 2016 को नमामि गंगे की शुरुआत की गई थी। वहीं आपकी जो पहल स्कीम थी, पहल योजना थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इंपॉर्टेंट है, पहल योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट है, तथा आपका जो पहल स्कीम है यह किससे संबंधित है। तो आपका जो पहल स्कीम था इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था, जो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी दी जा रही थी उस सब्सिडी को के पैसों को जो सीधे जो बेनिफिशियरी यानी कि जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, उनके बैंक में सीधे पैसों को ट्रांसफ़र करने के लिए जो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी मिल रही थी, उस सब्सिडी को सीधे उपभोक्ता के खाते में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है इस पहल स्कीम को शुरू किया गया था। कब। तो 1 जनवरी 2015 को। इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वहीं आपकी जो ऑप्शन डी वाली स्कीम है सौभाग्य योजना, इसका संबंध किससे, यह कब शुरू की गई थी। तो यह 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, 25 सितंबर 2017 को जो है आपकी सौभाग्य योजना शुरू की गई थी। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था सौभाग्य योजना का। तो इस योजना का उद्देश्य था 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सौभाग्य जो योजना थी 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इस योजना के अंतर्गत रखा गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। वहीं आपकी जो सौभाग्य योजना जिसका पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था, इसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सौभाग्य कहते हैं। इसकी शुरुआत की गई थी 25 सितंबर 2017 को। तो दोस्तों इस तरह से एक प्रश्न से हमने 4 इंपॉर्टेंट योजनाओं को कवर कर लिया है। तो अगर आपको हमारा यह जो सीरीज है और क्विज की और ग्रामीण परिवेश की अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को आप प्लीज़ शेयर भी कर दिया करिए। जो दोस्त, जो साथी आपके, जो मित्र आपके लेखपाल बनना चाहते हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल एक बार रिक्वेस्ट करिएगा कि एक बार परीक्षा वर्ल्ड पर आके आपके दोस्त विजिट करें, हमारे कंटेंट को देखें और बताएं कि हमारा कंटेंट कैसा है। तो आप एक बार हमारे चैनल को जरूर रिकमेंड कर दीजिएगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो डेली बेसिस पे। तो प्रश्न हमारा अगला क्या कह रहा है देख लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। भूमि सुधार से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि भूमि सुधार का जो टॉपिक है आपसे एग्जाम में दिया गया आपके एग्जाम में। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। भूमि मतलब इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है यह लगभग 1772 के समय में की गई थी और 1772 में की गई थी लगभग आपका वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। तो सर्वप्रथम बार जो इजारेदारी व्यवस्था थी इसकी शुरुआत की गई थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। सर्वप्रथम की बात मैं कर रहा हूं। तो सर्वप्रथम बार जो है इस इजारेदारी व्यवस्था की जो शुरुआत है वर्ष था लगभग आई थिंक 1772 का। तो 1772 वर्ष में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इस व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए है 100% सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी इसके अंतर्गत जो जमींदार थे जो किसानों से कर वसूल करते थे या रकम वसूल करते थे उस रकम का, उस कर का कितना हिस्सा कंपनी को यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते से आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये सभी आपके ब्रिटिश शासन के दौरान जो भू व्यवस्थाएं चली आ रही थी उससे रिलेटेड ये प्रश्न है। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने जमींदारों के साथ संभव किया था, क्या कॉन्टेक्ट किया था, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जो आपका अस्थाई जो व्यवस्था थी, अस्थाई जो बंदोबस्त है किसके साथ किया गया था। तो आपका जो अस्थाई बंदोबस्त है या जमींदारों के साथ किया गया था, फैक्ट आपको याद रखना है। तथा
अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो जमींदार थे जिनके साथ ब्रिटिश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो जमींदार कर की वसूली करते थे उस कर का कितना हिस्सा कंपनी को देते थे, तो उस कर का जो 10वां भाग था कंपनी को देते थे और बाकी का जो 1 भाग बचता था वो जमींदार खुद अपने पास रख लेते थे। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। माने कि 11 रुपए का जो है वसूली होती थी मान लीजिए जमींदार के द्वारा, तो उसमें से 10 रुपए जो है आपका जो कंपनी रख लेती थी और 1 इसका जो भाग बचता था वह जमींदार खुद अपने पास रख लेते थे। तो इसे आप याद रखिएगा, यानी कि 10वां हिस्सा जो इसका था वह दे दिया जाता था कंपनी को और बाकी 1 हिस्सा जो आपका बचता था वह जमींदार खुद अपने पास रख लेता था। तो आप इसे याद रखिएगा। वही अगर हम अस्थायी बंदोबस्त की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है यह 1793 में की गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। मैंने आपको इसके पिछले स्लाइड में बताया था इजारेदारी व्यवस्था के बारे में। तो आपकी जो इजारेदारी व्यवस्था में कमियां थी उन कमियों को सुधारने के लिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने जो है इस अस्थायी बंदोबस्त को शुरू किया था। तो इंपॉर्टेंट आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तथा आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है इसको हम सनसेट लॉ भी कहते हैं, इसको हम सनसेट लॉ भी कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, आजादी के बाद सरकार के द्वारा भूमि सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन से कदम उठाए गए थे, आपसे पूछा गया है। तो आजादी के बाद भूमि सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? तो आज़ादी के बाद भूमि सुधार के लिए जो पहला कदम उठाया गया तो था मध्यस्थों का उन्मूलन, यानी कि जो भी मध्यस्थ थे सरकार और किसानों के मध्य उनका उन्मूलन करना, उनकी समाप्ति करना, यह पहला कदम था। उसके बाद जमींदारों का उन्मूलन करना यानी कि जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करना, यह भी कदम उठाया गया था। और कृषि का यानी कि कृषि का जो पुनर्गठन था यह भी किया गया था आपका भूमि सुधार के लिए, यानी कि उपयुक्त सभी जो कदम थे आपके भूमि सुधार के लिए उठाए गए थे आज़ादी के बाद। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है इस क्विज का, और जेसी कुमारप्पन समिति का संबंध किससे है आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जेसी कुमारप्पन समिति का संबंध आपका किससे है? तो यह भूमि सुधार से रिलेटेड है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि सुधार से रिलेटेड है आपकी यह समिति। आज़ादी के बाद इस समिति का गठन किया गया था भूमि सुधार से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट देने के लिए। तो यह जो आपकी समिति थी जेसी कुमारप्पन समिति, इसका संबंध आपका हो जाएगा भूमि सुधार से। तो दोस्तों आज हमारा जो क्विज था 7वें नंबर का उसको हमने समाप्त कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।